हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। यस, नेक्स्ट यूनिट है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का। नेक्स्ट पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो भाई जो यूरिन का रास्ता है उसमें अगर इन्फेक्शन लग जाए, राइट, अंकित गौतम अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा बेटा, समस्या है, समझ गए। यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिन का जो रास्ता है, अगर वहां पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल, फंगल या कोई भी इन्फेक्शन लग जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाए, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उन्हीं दवाओं को एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहते हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उन्हीं दवाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई देखो चैप्टर नंबर 12 में एंटी फंगल हमने खत्म कर लिया। यूरिनरी ट्रैक्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट में 1 2 3 4 ड्रग हैं, जिसमें एक ड्रग पे एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, दैट इज ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर आईयूपीएसी भी देखेंगे और बाकी ड्रग की हम नॉर्मल प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक, चलो भाई, तो कोशिश की जाएगी कि ये टॉपिक आज ही खत्म कर दिया जाए। पहले समझते हैं यूटीआई क्या है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार का यूटीआई तब होता है जब जीआई बैक्टीरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बैक्टीरिया एनस के रास्ते, एनस से होते हुए मूत्र मार्ग तक, यानी यूरिन ट्रैक में, यूरिन के ट्रैक में अगर फैल जाता है तो ऐसे इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, ये बीमारियां बहुत ज्यादा कह सकते हो फीमेल्स में ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। उसके पीछे का रीजन जो लिखा हुआ वो बताया जा रहा है, संचारित संक्रमणों के कारण भी हो सकता है, जिसमें हर्पीस, गोनोरिया, क्लाइमेडिया, माइकोप्लाज्मा जैसे इन्फेक्टिव एजेंट शामिल हैं। यह बीमारी तब होती है जब रोगाणु मूत्र प्रणाली को संक्रमित कर देते हैं। इसका असर किडनी, ब्लैडर और इन्हें जोड़ने वाली नालियों पे पड़ता है। किडनी पे, ब्लैडर पे इनको जोड़ने वाली जो नली है उसको यूरेटर बोलते हैं, इन सब पे पड़ता है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन दैट अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया एंटर्स द यूरेथ्रा एंड इन्फेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, यूरेथ्रा के थ्रू। किधर, ये है यूरेथ्रा, देखो इधर, जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर में, यूरेटर से किडनी में, पूरे में फैल सकता है, पूरे में फैल सकता है ये, राइट। और इसी के थ्रू क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई इज द ब्लैडर इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, ब्लैडर इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन। क्यों? क्योंकि वो यूरेथ्रा के बिल्कुल पास होता है, नियरेस्ट होता है, यूरेथ्रा से पास होता है, इसीलिए जो है, ठीक है, यूरेथ्रा से पास है। सना, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, मेरे ख्याल से तुमको शायद भूल गई हो।
जब बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे फर्स्ट ईयर में डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए मैं कनेक्ट नहीं करता बच्चों को। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बेहतर है कि पढ़ो, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अब फर्स्ट ईयर की क्लास में तुम लोग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लेके आओगे तो फिर डिस्टर्बेंस होता है, राइट। कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द ब्लैडर इन्फेक्शन। क्यों ब्लैडर इन्फेक्शन? क्योंकि ये यूरेथ्रा से एकदम पास में है, ठीक। किडनी इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इज अनदर टाइप ऑफ यूटीआई, मींस अगर इसी यूरेथ्रा से बैक्टीरिया ब्लैडर में इंफेक्शन फैलाए, वही इंफेक्शन फैलता हुआ यूरेटर में और किडनी में पहुंच जाए, और किडनी में जब वही इंफेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसको एक तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ही बोलते हैं। ओके, वुमेन्स आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग यूटीआई देन द मेन, मींस फीमेल्स में ज्यादा रिस्क होता है यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। इन्फेक्शन इज लिमिटेड टू योर ब्लैडर कैन बी पेनफुल। अगर इन्फेक्शन फैला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर में ही रुका हुआ है, तो कई बार वो ब्लैडर में ही ज्यादा फैल जाता है, जो कि पेनफुल होता है। और कई बार फिर क्या होता है, यूरिन छोड़ने में, यूरिन ड्रॉप करने में, फिर यूरिन के रास्ते में जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। मींस ब्लैडर में भी पेन होगा, जब आप चलते हो, खड़े होते हो, हल्का सा भी दबाव पड़ा, यूरिन का लोड जरा भी ज्यादा आया, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो आपका ब्लैडर है ये वीक हो जाता है, यूरिन रिटेंशन नहीं होता है, राइट। तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं एंड बहुत अजीब सा लगने लगता है। सीरियस कंसिक्वेंसेस में यूटीआई स्प्रेड टू योर किडनी, और अगर यहीं पे अगर ट्रीट ना किया गया ब्लैडर में, उस कंडीशन में ज्यादा सीवियर हो जाता है और ये किडनी तक फैल जाता है। ओके, सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम तो ये है कि भाई लगातार यूरिन जाने की, भाई जैसे अभी कोई सुसु करके आया, ठीक, सब उसके बाद आके मान लिया क्लास में बैठा है, सुसु नहीं आई है लेकिन लग रहा है कि सुसु आई हुई है, जाएगा तो भी नहीं होगी, लेकिन एक फील रहती है, अर्ज मतलब एक इच्छा है कि मतलब यूरिन जाना है, मतलब ऐसा लगेगा, ठीक। बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिन, जब यूरिन छोड़ता है तो उस वक्त कैसा है? बर्निंग मींस जलन सी फील होती है। पासिंग फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, क्योंकि बार बार यूरिन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूरिन का फॉर्मेशन हमारी किडनी का बनाने का एक अपना क्राइटेरिया है, वो उतना अमाउंट ही यूरिन बनाती है। अगर आप बार बार जाते हो तो उससे ये नहीं कि यूरिन ज्यादा होगा, वही यूरिन है, थोड़ा थोड़ा सा होता रहेगा। तो क्या है? पासिंग फ्रीक्वेंट, बार बार अगर पास करते हो यूरिन तो स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा सा यूरिन पास होता रहेगा। यूरिन कैसा रहेगा? क्लाउडी रहेगा, मतलब एकदम क्लियर नहीं रहता है। यूरिन दैट अपीयर्स रेड, ब्राइट या पिंक कोको कोला कलर, साइन ऑफ द ब्लड इन यूरिन। अगर यूरिन रेड है, ठीक, पिंक कलर या कोको कोला कलर का आ रहा है यूरिन, इसका मतलब आपके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया है, मतलब अब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है। तो कई बार इन्फेक्शन, कई बार यूरिन में ब्लड आ जाता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, है ना। तो ये बात सही है, ठीक है, घबराने की जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि यूटीआई का जब इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से वहां घाव हो जाता है, और उस रीजन की वजह से भी यूरिन में ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यूरिन में बहुत स्ट्रॉन्ग खराब सी यूरिन की स्मेल आती रहती है। ये कुछ सिम्टम है काहे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी तो टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे हैं, ठीक। अब ये जो अभी हमने बताया सिम्टम, जो बीमारी बताई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ दवाएं हैं। उन्हीं दवाओं को क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। उनको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्विनोलोन डेरिवेटिव। अब क्विनोलोन डेरिवेटिव का मतलब यह है कि भाई एक क्विनोलोन की रिंग है, क्विनोलोन की रिंग बनाई जाए, अगर ध्यान से देखो तो क्विनोलोन की रिंग कैसी होती है भाई? अगर आपसे कहा जाए कि क्विनोलोन का रिंग बनाओ, ठीक है, तो क्विनोलोन की रिंग ये होती है, क्या होती है?
क्विनोलोन की रिंग। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी ड्रग यहां पे हैं इंक्लूडिंग ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक, पहली कैटेगरी क्विनोलोन है, क्विनोलोन डेरिवेटिव। इसका मतलब इन्हीं में डेरिवेटिव का मतलब इन्हीं में कहीं सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है तो नया ड्रग बन गया। भाई अभी ये क्विनोलोन है, ठीक है, मान लिया क्विनोलोन है ना। अब क्विनोलोन में हमने मान लिया यहां फ्लोरीन लगा दिया, अब इसका क्या नाम हो गया? क्या ये क्विनोलोन रह गया क्या? अब ये हो गया फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक, फिर हमने यहां पे मान लिया CH3 लगा दिया, अब क्या हो गया? मिथाइल फ्लोरोक्विनोलोन हो गया कि नहीं? फिर हमारा मन किया तो हमने इसमें क्या किया? ये हाइड्रोजन हटाया और यहां पे ऐसे कर दिया, क्या हो गया? ऑक्सीन फ्लोरोमिथाइल क्विनोलोन। कुछ भी डेरिवेटिव कर सकते हो। अच्छा ये एस्टेब्लिश हुआ, चलो अब हम इसमें पाइपरिजीन की रिंग लगा देंगे। क्या कर सकते हैं? ये पाइपराजीन की रिंग लगा दी, ये एक अलग प्रोडक्ट हो गया। ठीक, और चेंज करना है, यहां हमने CH3 लगा दिया, नाम बदल। कहने का मतलब मेन रिंग में आप सब्स्टिट्यूशन करते जाओ, ड्रग के नाम बदलते जाएंगे। तो पहली कैटेगरी क्विनोलोन डेरिवेटिव है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक क्विनोलोन की रिंग है, जो रिंग हमने ये बना दी क्विनोलोन की। अब इस रिंग पे जितने भी सब्स्टिट्यूशन करोगे, अभी अब चूंकि तुम्हारा जो सिलेबस है सिर्फ उसमें ओफ्लॉक्सासिन के ऊपर स्टार मार्क बना हुआ है, इसका मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर देखना है। अदरवाइज अगर हम सभी का स्ट्रक्चर देखते तो उसमें ये जो क्विनोलोन की रिंग है ये कॉमन होती, लेकिन एग्जांपल के लिए जब हम ओफ्लॉक्सासिन देखेंगे तो वहां पे भी एक क्विनोलोन की रिंग हमको मिलेगी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है नेप्थाइराइडीन डेरिवेटिव। ठीक, ये है नेलिडिक्सिक एसिड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में खाली एक क्लास नहीं लिख सकते। राइट, तीसरी है सिनोलिन डेरिवेटिव, जैसे सिनॉक्सिन, तो सिनॉक्सासिन। तो इसमें हमने जो दो कैटेगरी लिखी हैं, सिर्फ सब क्लासिफिकेशन दिखे कि हाँ कुछ ड्रग हैं, जबकि ना तो ये ड्रग सिलेबस में है ना ये ड्रग है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन लिखनी है तो क्लासिफिकेशन में खाली एक क्लास थोड़ी लिख सकते हो, तो आसान सी ये या कोई और दो क्लास जानते हो तो उस क्लास को ऐड कर दो, ताकि लिख लगे क्लासिफिकेशन कि आपने कई क्लास में डिवाइड किया है। राइट, तो फिर भाई वो फ्लॉक्सासिन के ऊपर स्टार मार्क, इसका मतलब इसको हमें स्ट्रक्चर देखना है। राइट, तो चलो भाई शुरू करते हैं, ओफ्लॉक्सासिन से ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ओफ्लॉक्सासिन का पहले ब्रांड नेम जेनोसिन, ओफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स, जेनोसिन। ठीक, जैसे ये जेनोसिन है ना, ओफ्लॉक्स है। ये क्या है? ये ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। जब आप लेने जाओगे ओफ्लॉक्स, राइट, तो ओफ्लॉक्सासिन मिलेगा। ठीक, जेनोसिन, इसमें भी ओफ्लॉक्सासिन मिलेगा। ये क्या है? ये ब्रांड नेम है। ओके, चलो भाई अब बात करते हैं, ब्रांड नेम की बात हो गई, अब बात करते हैं क्या है कि अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले, फिर बाद में बात करते रहेंगे IUPAC वगैरह की। ठीक, चलो भाई, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका भाई पहले देख लो नजर भर के कि कैसा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये किताब में स्ट्रक्चर है। ठीक, अब बताओ, अगर आसान लग रहा हो तो ना बताया जाए। ये इसका IUPAC है, ये IUPAC है। अब बताओ भाई, सबसे पहली चीज मैंने स्ट्रक्चर IUPAC दोनों दे दिए, उसके बाद को रिलेट करके दिखाओ, को रिलेट करके दिखाओ। किताबों में ऐसे ही दिया है, किताबों में इसी तरीके से दिया है, और मुझे बताओ कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है। 7.3.1.513। पहले चीजों को समझो, समझा तो मैं दूंगा ही। ये कौन सा क्लासिफिकेशन कहां से आया, और ये ट्राइडेक कहां से आया, ये तो समझ नहीं आ रहा। ठीक, बताओ भाई। उसके बाद
ये 10 ऑक्सो क्या है, 4 ऑक्सा क्या है, एजा ट्राईसाइक्लो क्या है। ये किताबों में एज सच दिया है, बाकी कहीं से कोरिलेशन मिला के दिखाओ। कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, ये कहां से 7 डॉट 3 डॉट 1 डॉट 5 डॉट, ये क्या है, ये कहां से लेके आए हैं। कहीं कोरिलेशन इसका यूजुअली नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे की वजह बताते हैं। चीजों को समझ लो तो चीजें समझने के बाद आसान लगने लगती हैं, है ना। चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले मैंने तुम लोगों से कहा था स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, जो मैंने 3 वीडियो बताए हैं उनको देखा किसी ने तुम में से कि नहीं, ये बताओ। किसी ने देखा है उन वीडियोस को? अगर देखा है तो बहुत अच्छा, समझ जाओगे। नहीं देखा तो समझने के बाद भी रटना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर देखो, चलो एक साइड तुम देखते रहो, और आईयूपीएसी कैसे समझेंगे, कितना डिफरेंस होता है एक्चुअल में। तो देखो पहले, अच्छा हमने क्या कहा था, क्विनोलोन डेरिवेटिव, राइट। अब देखो इधर क्विनोलोन की बात करें अगर, तो ये देखो, ये तुम्हारी क्विनोलोन रिंग है कि नहीं। क्विनोलोन डेरिवेटिव का मतलब क्विनोलोन रिंग है। यस, श्याम पूछ रहे हैं किस यूनिट में। अब बताओ, ऐसे बच्चों को एग्जाम टाइम पे किस यूनिट का ये टॉपिक है, कैसे पढ़ेंगे और ये कैसे पास होंगे, बताओ। जबकि जब भी मैं टॉपिक शुरू करता हूं सिलेबस से ही शुरू करता हूं। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान बचाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ओके। स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दिया तो समझ लो काम हो जाएगा। मेरे साथ बनाते चलो, अदरवाइज बनेगा नहीं ये। चलो भाई, मेरे साथ साथ बनाते चलो। बताओ भाई, मेरे साथ बनाते चलो, नहीं तो समस्या खड़ी रहेगी। बना गया, चलो भाई। बनाओ। ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मत लगाना अभी, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें ऑक्सीम रिंग लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑक्सा, ये हो गया एजा। तो ये कौन सी रिंग हो गई, ऑक्साजीम रिंग, राइट। ये हो गई ऑक्साजाइम रिंग, है ना, इसको ऑक्साजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बना लिया, ध्यान से देखो। बन गया हो तो हम आगे बढ़ें, अदरवाइज बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, बन गया। ये वाला और ये वाला बॉन्ड बना दिया। अब ध्यान से देखो, ये कितनी रिंग है, ये बताओ कितनी रिंग है। कितनी रिंग है, 2 रिंग है। एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है। एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर पहले करो। नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या है, हमने क्या बताया था, लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। जो नॉमेनक्लेचर होता है लार्जर से स्मॉलर की तरफ। और कभी भी हेट्रोसाइक्लिक में रिंग का क्लासिफिकेशन करना है तो देखना है कि किन 2 जगह से दोनों रिंग जुड़ी हैं। तो देखो, एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये है। अगर देखा जाए तो कौन से 2 पॉइंट हैं जिनको हम ब्रिज हेड मान सकते, कहां से जुड़ी है। तो अगर ध्यान से देखो तो एक यहां से जुड़ा है और एक यहां से जुड़ा है। भाई ब्रिज हेड की बात की जाए तो दोनों रिंग का ज्वाइंट पॉइंट क्या है, ज्वाइंटिंग पॉइंट ये है। तो ज्वाइंटिंग पॉइंट जहां से है वहीं से स्टार्ट करते नंबरिंग, है ना। वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं भाई, काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 और ब्रिज हेड के बीच में जो एटम है हमेशा सबसे लास्ट में उसको हम नंबर देते हैं और इसका नंबर होगा 13। कितना नंबर होगा? 13 नंबर होगा, 13 नंबर। ठीक, ये नियम मैंने बता रखे हैं आईयूपीएसी के दौरान। इसीलिए चूंकि देखो अब स्ट्रक्चर इस तरीके का है, कितना भी टीचर रटाएगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब फैक्ट है कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, शुरुआत ऐसे होती है, तभी आपको आईयूपीएसी समझ में आएगा। अदरवाइज ये आईयूपीएसी रटते रहो, यहां कोई रिलेशन बना ही नहीं पाओगे। तो पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। हमने क्या बताया, नंबरिंग कैसे करते, आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, लार्जर टू स्मॉलर। लार्जर रिंग कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ एटम दो ब्रिज हेड के बीच में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, दो ब्रिज हेड के बीच में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, वो बड़ी रिंग होगी। जिसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे वो छोटी रिंग होगी। ठीक, अब जैसे बात की जाए तो ये ब्रिज हेड छोड़ दो, इस रिंग पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने आइटम हैं? इधर 7 हैं। ठीक है, इधर कितने आइटम हैं? 1, 2, 3, कितने हैं? 3 हैं। छोटी वाली रिंग में 3 आइटम, बड़े वाले में कितने हैं? 7 हैं। ब्रिज हेड के बीच में कितने हैं? तो ब्रिज हेड के बीच में 1 है। क्लियर? नंबरिंग कैसे करते हैं? पहले लार्जर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, लार्जर कितना? 7 आइटम है, 7। ठीक, फिर लार्जर से स्मॉलर, स्मॉलर में कितने? .3। ठीक, इसके बीच में कितने? दो ब्रिज हेड की बीच में कितने? 1। क्या लिखोगे? .1। अब ध्यान से देखो, फिर इसके बाद इसमें होता है फ्यूजन। 5 और 13 के बीच वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज होता है, तो बॉन्ड बनता है। क्लियर? कितना हुआ? बॉन्ड 3। ठीक है, 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ 5 और 13 के बीच में। ठीक, 5 और 13 के बीच में कितने आइटम? 5 और 13 के बीच में, ये भी तो ब्रिज हेड हो गया। कितने आइटम? बीच में कोई आइटम ही नहीं। जब कोई आइटम नहीं तो कितना लिखेंगे? 0। लेकिन ये 0 किस किस के बीच में है? 5 और 13 के। तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में 5-13 लिख देंगे। देखो ध्यान से, इसका जवाब मिला 7.3.1.0 अब बताओ, अगर सीधे सीधे ये स्ट्रक्चर बना दिया जाता तो ये कभी समझ पाते कि ये ऐसे होता? बताओ, कभी समझ पाते कि ये कहां से आया? ठीक, समझ आ गया ना? यस सहवाज, है ना? भूल भुलैया इसी को रिपीट करना, कुछ कहानी नहीं है, सिंपल सी चीज है, केवल बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बस बीच का बॉन्ड हटा दिया गया था। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, जो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा। क्योंकि देखो, सारे स्ट्रक्चर समझा तो मैं दूंगा, लेकिन छोटे जो होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, जो स्ट्रक्चर बड़े होते हैं उनमें मुश्किल होती है। ठीक, चलो भाई, चलो भाई, भूल भुलैया कह रहे हैं कि एक बार और समझा दो, तो एक बार और देख लो। ओके, एक बार और देख लो, क्योंकि ये पेपर भाई एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान से। मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ बनाओ, नहीं तो भूल जाओगे। बनाओ भाई, अब एक आइडिया बन गया, मेरे ख्याल से सीरियस हो गए होगे। बनाते चलो, बनाते चलो, है ना? फिर क्या करोगे भाई? सिर्फ बीच वाली रिंग, क्विनोलोन में बीच वाली रिंग नहीं है, फिर क्या करोगे? ऑक्साजाइम, ओके, बनाया। अब भाई जाहिर सी बात है, 2 रिंग है। कितनी रिंग है? 1 रिंग, 2 रिंग। ठीक, स्ट्रक्चर का इसका आईयूपीएसी लिखना है 2 रिंग का। हमें मालूम है लार्जर से स्मॉलर की तरफ चलते हैं। कैसे पता चलेगा लार्जर कौन सी स्मॉलर कौन सी है? तो भाई हमको ये पता चला, इसमें रिंग कितनी? 2 रिंग है। तो 2 रिंग कहां से जुड़ी हैं, उन पॉइंट को पकड़ लो। तो
तो एक तो यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, यही दोनों पॉइंट है। इन्हीं दोनों पॉइंट से नंबरिंग शुरू कर दो, पता चल जाएगा भाई। नंबरिंग शुरू करो। नंबरिंग क्या है? 1 2 3। अब कह दो कि नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे, इधर से करते तो हेटेरो एटम जल्दी नहीं मिलता, हमको तो हेटेरो एटम की तलाश है, यहां नाइट्रोजन यहां ऑक्सीजन, तो हेटेरो एटम मिल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ब्रिज हेड के बीच वाले एटम को सबसे लास्ट में नंबर करते हैं। ठीक है, तो देखो कि बड़ा कौन सा है, तो ब्रिज हेड के बीच में जितनी भी कार्बन है दोनों रिंग में जोड़ लो। भाई इस रिंग में कितने कार्बन? भाई ब्रिज हेड के बीच की बात हो रही, तो ब्रिज हेड के एटम नहीं काउंट करते। तो 1 2 3 4 5 6 7, बड़ी रिंग में 7 एटम, छोटी रिंग में 1 2 3 3 एटम। ब्रिज हेड के बीच में कितने एटम? 1 एटम है। तो कैसे लिखोगे इसको? लार्जर से स्मॉलर, लार्जर में 7 एटम, स्मॉलर में 3 एटम, 3 है ना, और ब्रिज हेड के बीच में कितने एटम? डॉट 1, डॉट 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएंगे ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड फ्यूज हुए तो ये भी तो ब्रिज हेड बन गया। इस ब्रिज हेड के बीच में कितने एटम? 0, एक को एटम नहीं। तो ये जो 0 है ये किसके लिए है? कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि भाई ये 0 कौन से ब्रिज हेड का है? तो 5 और 13 के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बीच में 0 एटम। तो यहां पे क्या लिखते हैं? 5-13, 5-13। बताओ भाई, क्लियर है? 5 अभी तो आधा पार्ट, 7 3 1 0 5 13 की कहानी है। यस, 5 और 13 के बीच में तो कोई एटम है ही नहीं, जैसे यहां इसके और इसके बीच में एक एटम है 13 नंबर का, लेकिन 5 और 13 के बीच में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो ये 0 किसके किसके बीच में कैसे पता चलेगा? तो 5 और 13 के बीच में, चूंकि बाद में फ्यूजन हुआ है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले थे 2 रिंग, अभी कितनी रिंग हो गई? अभी 3 रिंग हो गई। कितनी हो गई? 3 रिंग हो गई। तो ये कहानी मेन समझ में नहीं आती है नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में। अब ध्यान से देखो, अब स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, अब चीजें समझ जाओगे, अब जो है समझ जाओगे। अब स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, अगर तुमने इतना बना लिया है तो कुछ ज्यादा कहानी बची नहीं। क्या करो, इस दूसरी पोजीशन पे, इस दूसरी पोजीशन पे एक CH3 लगा दो, इस 11वीं पोजीशन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दो, ठीक, 7वीं पोजीशन पे एक फ्लोरीन लगा दो, और इस 6ठी पोजीशन पे पाइप्राजीन लगा दो। क्या लगा दो? पाइप्राजीन। और इस पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दो, बस। जितना मैंने येलो से बनाया ये बाद में है, जितना येलो से बनाया ये बाद में है। भाई ये पाइप्राजीन रिंग हो गई। सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो देखो ध्यान से, 7 फ्लोरो, 2 पे मिथाइल यानी 2 मिथाइल। अब ये जो 6ठी पोजीशन है, इस 6ठी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन का है मिथाइल पाइप्राजीन का है। मिथाइल किस पोजीशन पे लगी है? 1 2 3 4 5 6, चौथी पोजीशन पे। तो भाई इस 6ठी पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है इसको कैसे लिख सकते हो? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पाइप्राजीन। ये क्या है? पाइप्राजीन किस नंबर से अटैच है रिंग से? पहले नंबर से। क्या लिख दोगे? 1 आइल लिख दोगे। ठीक, फिर आगे बढ़ो, 10वें नंबर पे कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप को क्या लिखोगे? ऑक्सो लिखते हैं। चौथे नंबर पे ऑक्सीजन है, हेट्रोसाइक्लिंग में कहीं ऑक्सीजन हो तो क्या लिखते हैं? ऑक्सा लिखते हैं। ठीक, रिंग कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3 रिंग है, यानी ट्राईसाइक्लो। कैसी? ट्राईसाइक्लो। और रिंग के बीच में एक नाइट्रोजन है, तो क्या लिखोगे? एजा ट्राईसाइक्लो। क्या लिखोगे? एजा
कौन सी रिंग है? एजा की रिंग है। कितनी? 3, एजा ट्राइसाइक्लो। ठीक, और उसके बाद 7.3.1.513 ये तुमको हमने अभी बता ही रखा है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 13। क्या लिखोगे? ट्राइडेक। क्या लिखोगे? ट्राइडेक। 13 को क्या लिखते हो? ट्राइडेक यानी 13। अब कितने डबल बॉन्ड हैं? ध्यान से देखो, एक 5वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 5 और 13 के बीच में, और किस पोजीशन पे? 6ठी पोजीशन पे है, फिर 8वीं पोजीशन पे है, फिर 11वीं पोजीशन पे है। कितने डबल बॉन्ड? 4 डबल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? टेट्राईन लिखोगे। 11वीं पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या लिखोगे? 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ भाई, कोई समस्या है इसमें? किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ। मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है समझाने का, मेरे ख्याल से एकदम आसान तरीके से। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? इसकी 2 बार प्रैक्टिस, देखो 2 बार तो हम ही समझा दिए, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। वही सेम चीज यहां पे भी है, वही सेम चीज यहां पे भी बता रखी है। क्लियर है भाई? कुछ कहानी थोड़ी पढ़ना है तुमको। क्या करना है भाई? पहले क्या करो? सबसे पहले क्विनोलोन का स्ट्रक्चर बनाओ भाई। क्या करोगे? क्विनोलोन का स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे? ध्यान से देख लो खाली। ये हो गया तुम्हारा क्विनोलोन। ठीक, क्विनोलोन हो गया। क्विनोलोन के इस तरफ क्या लगा दो? COH। इधर ऑक्साजाइम ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो? ऑक्साजाइम लगा दिया हमने। और ऑक्साजाइम की दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। लगा दिया। इधर 7th पे फ्लोरो लगा दो। 6ठे पे पाइप्राजीन लगा दो। 6ठे पे पाइप्राजीन लगा दो। और इस पाइप्राजीन पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ मिथाइल का। क्या लगा दिया? मिथाइल का लगा दिया। बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बताओ। बन गया। कुछ कहानी थोड़ी है, मतलब एक 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ओफ्लॉक्सासिन का IUPAC नेम ही है ये विजय। ये जो बताया है अभी मैंने, ये IUPAC ही बताया है। ठीक है, हार्डली 10 सेकंड लगेगा और बन जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अपीयरेंस कैसा है? पेल येलो टू ब्राइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक, ऑर्डर कैसा है? कोई ऑर्डर नहीं, मींस ऑर्डरलेस है। टेस्ट कैसा है? खराब सा बिटर टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइट सॉल्युबल होता है वाटर और मिथेनॉल में। ठीक है, सॉल्युबल होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और मेथाइलिन क्लोराइड में। ओके, स्टोरेज की बात करें, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, और कंटेनर कैसा है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। यूज की बात करें तो भाई ओफ्लॉक्सासिन जाहिर सी बात है, यूटीआई इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया जैसा अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे भी ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। यूज्ड प्रोस्टेटिस मींस प्रोस्टेट में ई कोलाई का इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई या जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए तो ओफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमन दवा है। डॉक्टर के पास जाओ, देखो धड़ल्ले से ओफ्लॉक्सासिन लिखते हैं। ओके, ऑफिशियल की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन के इन्फ्यूजन आते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ओरल सस्पेंशन आते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट भी आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट ड्रग आती है नॉरफ्लॉक्सासिन। एक ही ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर IUPAC पढ़ना था आपको। ब्रांड नेम नॉरबैक्टिन, नॉरफ्लॉक्स, नॉरिलेट और यूरोफ्लॉक्स। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी व्हाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर जैसी कि पिछले थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बिटर टेस्ट होता है, 221 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबल किस में रहता है? ज्यादातर ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ओफ्लॉक्सासिन की भी सेम के फिजिकल प्रॉपर्टी थी। स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, क्योंकि मॉइस्चर सेंसिटिव है इसलिए कूल ड्राई प्लेस पे रखा जाता है। यूज यूटीआई इन्फेक्शन, भाई यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव ड्रग पढ़ ही रहे हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन पहला है। इट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन, इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल होता है अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है आंखों में, कॉर्निया के पास अगर अल्सर हो गया है, किरेटाइटिस हो गई है, ठीक, तो फिर यानी किरेटिन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। ऑफिशियल में नॉरफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप आईपी, नॉरफ्लॉक्सासिन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, नॉरफ्लॉक्सासिन का सस्पेंशन और प्राइमाक्विन की टैबलेट कॉम्बिनेशन में आती है इंडियन फार्माकोपिया की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करें, ब्रांड नेम सिफ्रॉन, सिप्रो, सिप्लॉक्स, सिप्रोबिड, सिप्रोलेट, सिप्राई, बहुत सारी ड्रग हैं जो सिप्रो से हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी
व्हाइट टू पेल येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, सेम जैसे बाकी की दो थी। ऑर्डरलेस है, बिटर टेस्ट, सारे के सारे जितने भी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं सब बिटर इन टेस्ट होते हैं। सॉल्युबिलिटी पानी में पार्शियल सॉल्युबल है, इथेनॉल में पार्शियल सॉल्युबल है, सबकी सॉल्युबिलिटी ग्लेशियल एसिटिक एसिड या डाइल्यूट एसिटिक एसिड में है। स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। यूज यूटीआई ट्रीटमेंट, प्रोस्टाइटाइटिस है ना, एक्यूट डायरिया कॉज्ड बाय, अगर इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, सिंगेला या साल्मोनेला की वजह से अगर डायरिया हुई है तो ऐसे केस में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एज एंटीबायोटिक दी जाती है ना। सिप्रो देते हैं ना, हर केस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देते हैं। ऑफिशियल सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट एज पर आईपी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आईपी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। लास्ट ड्रग आपकी है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ब्रांड नेम मॉक्सिफ, मॉक्सीसिप, मिलफ्लॉक्स, मॉक्से, मॉक्सेजा, विगामॉक्स। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एज सच जैसे प्रीवियस है, राइट। येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस और टेस्ट कैसा, टेस्टलेस। ये ऐसी ड्रग है जो टेस्टलेस है, बाकी सब बिटर इन टेस्ट थे। और ये ऐसी ड्रग है जो सॉल्युबल इन वाटर है। पिछली जितनी भी थी ड्रग हमने अब तक पढ़ी इस कैटेगरी में कोई भी वाटर सॉल्युबल नहीं थी, तो ये एक अलग एक्सेप्शन है, आसानी से याद हो जाएगी। स्टोरेज सबका सेम है, stored at airtight closed container which is protected from light। यूज की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन में, ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइटिस है ना। ऑफिशियल में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की आई ड्रॉप आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की टैबलेट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। इस तरह से एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यूटीआई के एंटी इन्फेक्टिव एजेंट पूरी तरीके से खत्म हो गए, पूरी तरीके से। और मेरे ख्याल से ओफ्लॉक्सासिन काफी अच्छी ड्रग है और यूटीआई इन्फेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। 5 नंबर में भी आए तो ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर, आईयूपीएससी, प्रॉपर्टीज और 2 ड्रग और ऐड कर देना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ज्यादातर 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भारी भरकम है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो स्ट्रक्चर आईयूपीएससी बड़े आराम से आ जाएगा। एक बार दिमाग में, चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार घुस जाएगा तो निकलने की जगह नहीं मिलेगी दिमाग से, है ना। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आसानी से हो जाएगा। बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री में ही, ओके। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो मैं हूं फिर। मोहम्मद साहिल 3 बार हो गया स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर और एक बार क्या।